हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कुमार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ लॉ। आज से हम अपने इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जुडिशरी के हर स्टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। सो इस सीरीज़ में आज हमारा पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग क्या है एंड डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? आखिर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे कोर्स में आ रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स है जिसके बेसिस पे नेशन गवर्न किया जाता है। कोई भी नेशन है, उसे कैसे वर्क करना है, उसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या राइट्स होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये सब जो हमको बताता है वो बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है जो कि गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों को ही राइट्स प्रोवाइड करता है। राइट्स के साथ साथ ये ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट के केस में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट के लिए राइट्स हैं हमारी पार्ट 5 में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरेंस में है, पार्ट 6 में जो कि स्टेट गवर्नमेंट के रेफरेंस में है, पार्ट 8 में जो कि यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, प्लस पार्ट 9 ए हमारा जो कि बात करता है लोकल गवर्नमेंट्स के रेफरेंसेस में। प्लस अगर देखें तो गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, ड्यूटीज़ कहाँ हैं, ये बताता है हमारा पार्ट 4 डीपीएसपी। सिमिलरली सिटीजन्स के लिए राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दे रखे हैं? ये दे रखे हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं पार्ट 3 में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम भी होते हैं हमारे यहाँ। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर हम अगर कहें ड्यूटीज़, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड हैं, वो कहाँ हैं? वो पार्ट 4 ए में प्रोवाइड हैं। तो इसी तरीके से ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटी। ये सबसे सुप्रीम लॉ है किसी भी स्टेट का, जो कि प्रोवाइड करता है लीगल और पॉलिटिकल गवर्नेंस के लिए। हम लोगों ने एक वर्ड और सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करते टाइम, पॉलिटी। कई जगह पे हम लोग सुनते हैं पॉलिटी पढ़नी है, तो पॉलिटी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या डिफरेंस है? क्योंकि पॉलिटी के लिए भी हम लोग वही आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, वही बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इसमें एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सारे रूल्स प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, बट पॉलिटी क्या करती है? पॉलिटी हमको बताती है गवर्नेंस के जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, गवर्नेंस कैसे किया जाएगा। तो फंडामेंटल का कॉन्स्टिट्यूशन का वो फंडामेंटल पार्ट जो बताता है गवर्नेंस कैसे किया जाएगा, उसको पॉलिटी बोलते हैं। पॉलिटी की अगर हिंदी में देखें तो वो है राज्य व्यवस्था। तो राज्य की व्यवस्था कैसे की जाएगी, क्या क्या गवर्नेंस में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं कहाँ पे? पॉलिटी के अंदर। तो अगर हम लोग एक ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी का रिलेशन, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट डिफाइनिंग द रिलेशन बिटवीन रूलर एंड रूल्ड। ये है हमारा रिलेशन रूलर और रूल्ड के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन का। पॉलिटी क्या है? ये गवर्न कैसे करेगा पूरा प्रोसेस, रूलर वर्क कैसे करेगा, गवर्नेंस कैसे होगी, ये सारी चीज़ें हमको पता चलती हैं कहाँ से? पॉलिटी से। अब अगर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे बात करी जाए, तो कुछ स्कॉलर्स की भी डेफिनेशंस हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जैसे एवी डाइसी। ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्कॉलर ने क्या कहा। तो जैसे एवी डाइसी बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ डेट लिमिट्स गवर्नमेंट पावर। ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है। इसके बाद वेड एंड फिलिप्स ने कहा इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूल्स डेट रेगुलेट्स अ कंट्रीज गवर्नमेंट। सी एफ स्ट्रॉन्ग ने बोला है अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल गाइडिंग स्टेट्स गवर्नेंस। बी आर अम्बेडकर साहब जी के अकॉर्डिंग ये केवल एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बट इट इज़ अ सोशल डॉक्यूमेंट फॉर जस्टिस। जस्टिस करने के लिए एक सोशल डॉक्यूमेंट है। तो कई हमारे स्कॉलर्स में से कुछ की डेफिनेशंस जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया है वो इस अकॉर्डिंग है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में से डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है? ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी, ऑर्डर,
प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को, डिफाइन करता है पावर क्या है। अब जैसे पावर ही नहीं डिफाइंड है, एम्बिगुअस है सिस्टम, तो गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, वो कभी कभी एनार्कियल वे में काम करने लगेगी। बट गवर्नमेंट के सारे वर्क के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस मेंटेन करता है। ये चेक एंड बैलेंस मेंटेन तो सुप्रीम कोर्ट करता है, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक लीगल अथॉरिटी की तरीके से भी काम करता है। तो हमारे देश का जितना भी लीगल सिस्टम है जो चेक एंड बैलेंस क्रिएट करता है, स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वहाँ पे हाई कोर्ट हो गया, सेंट्रल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हो गया। इन सब का जो चेक एंड बैलेंस है गवर्नमेंट्स का, ये सब हमारा पावर कहाँ से मिलती है इसको, ये मिलती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में अगर बात किया जाए तो हमारे पास दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक रिटन होता है, अनरिटन होता है, उसके अलावा सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन, ये दो टाइप के हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि अगर हिस्ट्री में उठा के देखा जाए तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, वो बना था 1215 में यूनाइटेड किंगडम्स में। यहाँ पे लेटर ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स कुछ थे जिसको कि क्राउन ने इशू किया था, इसको ही हम लोग मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इसके थ्रू ही फंडामेंटल राइट्स यूके में पहली बार सिटीजन्स को मिले थे। इन्हीं राइट्स को हम लोग, जो लेटर ऑफ राइट्स है, इसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था कि हमारे वर्ल्ड का। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले स्टार्ट हो गया था 1215 में, बट स्टिल अभी तक ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो अनरिटन है। अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि वो लिखा ही नहीं गया है, अनरिटन का मतलब ये है कि कंसोलिडेटेड फॉर्म में नहीं है। जैसे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हो गए, कुछ एक्ट्स हो गए, इन सब से वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्न करता है, बट उसे कंसोलिडेट करके एक बुक में नहीं बनाया गया। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंसोलिडेटेड आपको एक बुक देखने को मिलेगी, बट यूके में ऐसा नहीं है। इसके बाद जो हमारा पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ वो हुआ हमारा यूके में, यूएसए में। तो सबसे पहला जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो यूएसए में डेवलप हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ थॉमस जेफरसन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं किसी कंट्री के उसके अपने सिटीजन्स के द्वारा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। नॉन सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो क्रिएट किया जाता है फॉरेन इन्फ्लुएंस से, या तो फॉरेन इन्फ्लुएंस से क्रिएट किया जाए, या जैसे वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो भी फॉरेन कॉलोनियल रूल से प्रभावित हो, वो उसका पूरा प्रेशर हो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनवाने के लिए, तो ऐसी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन होंगे उनको नॉन सॉवरेन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो पूरा इन्फ्लुएंस से बना है किसके, अमेरिका के। सो उसको जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग मैक आर्थर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। कुछ लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी सवाल उठाते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो बना है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी वो भी तो हमारी चार्टर वो एक्ट्स के थ्रू आई थी जिसमें कि ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस था। कैबिनेट मिशन प्लान इसको लेके आया था उन्होंने, उनका ये पूरा इन्फ्लुएंस था। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसमें ज़्यादातर जो पीपल थे वो इलेक्टेड थे। हालांकि कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो नॉमिनेटेड भी थी, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हमारे यहाँ थे वो इलेक्टेड थे। डेट्स वाई हम ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस था किसका, ब्रिटिशर्स का, लेकिन ऐसा है नहीं। ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशन हम ही ने बनाया है। इसका सबसे लाइव एग्जांपल ये है कि जैसे ही हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बैरियर खोलते हैं, प्रियम्बल की पहली लाइन पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमने बनाया है, हमने अपने आप को दिया है। सो इसका प्रमाण तो हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पे ही मिल जाता है।
और फर्दर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमने एक्सेप्ट किया है इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो कैबिनेट मिशन प्लान से बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी वैलिड ही है, सो वी शुड नॉट ऑब्जेक्ट टू दैट। फर्दर 389 मेंबर्स की असेंबली थी हमारे पास, जिसमें कि केवल कुछ ही प्रिंसली स्टेट्स थी जो कि हमने नॉमिनेटेड थी, बट बाकी सारे हमारे इलेक्टेड मेंबर्स थे। सो ये रीज़न हो गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सॉवरेन है। सो अगर कंक्लूड किया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, डिफाइंस गवर्नमेंट पावर एंड सिटीजन्स राइट, डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड अडेप्टेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो कैसे वहाँ की गवर्नमेंट काम कर रही है, कैसे वहाँ का नेचर है, गवर्नमेंट के पावर्स क्या हैं, सिटीजन्स के राइट क्या हैं, ये सब कुछ कंक्लूड करके बनता है एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का, जिसके ऊपर वो कंट्री वर्क करती है और गवर्न होती है। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम इसी सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे नेचर्स और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है उसके ऊपर। थैंक यू।